हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम वेरी श्योर आप सब मस्त होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग AS23। व्हाट इज दिस AS23? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आपको पढ़ना क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स में करते हो तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। यहां आपको सबसे पहले समझना होगा कि एसोसिएट्स क्या होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन एसोसिएट्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इफ ए लिमिटेड एक्सरसाइजेस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बी लिमिटेड, देन बी लिमिटेड इज सेड टू बी एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। क्या बोला मैंने? अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड का एसोसिएट कहलाता है। अब आपको समझना होगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। वैसे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की वाइडर डेफिनेशन है, पर अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इसका मतलब हुआ ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के डिसीजन को इंपैक्ट करता है। प्राइमरली अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 20% या उससे अधिक इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो यह मान लिया जाता है कि ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। मतलब कि अगर आप 20% से ज्यादा किसी की इक्विटी होल्ड कर रहे हो, 20% या उससे ज्यादा की इक्विटी होल्ड कर रहे हो, तो आप उसके डिसीजन को इंपैक्ट कर सकते हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि 20% से अधिक शेयर होने के बाद भी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ना हो। हम प्योर इन्वेस्टर हैं, हमने पैसा तो लगा दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते सामने वाले के धंधे पे। यानी जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके डिसीजन को इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अनलेस ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि भाई हम इंपैक्ट नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले के डिसीजन को 20% ज्यादा शेयर होने पे भी, तो यही माना जाएगा कि 20% या उससे अधिक शेयर होने पे सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। मतलब अगर कोई एविडेंस नहीं है ऐसा प्रूफ करने के लिए कि आपका इंपैक्ट नहीं है तो यही मानेंगे। प्राइमरली हम क्या मान लेंगे? इफ यू आर होल्डिंग 20% और मोर शेयर, यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। एंड व्हेन आई से यू आर एक्सरसाइजिंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, मतलब आप उसके डिसीजन को इंपैक्ट करते हो, राइट। तो मोटा मोटी आपको समझ में आया कि एसोसिएट क्या होता है। और एसोसिएट, अगर आपने एसोसिएट में पैसा लगाया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। इनफैक्ट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक बार में ही 20% या उससे अधिक कर दिए हो। मतलब हुआ क्या कि इनिशियली आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, पता है कितना इन्वेस्ट किया? यू इन्वेस्टेड से 15%, बट आफ्टर 6 और 7 मंथ्स और मे बी आफ्टर 2 years आपने 5% और इन्वेस्ट कर दिया। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट इन एग्रीगेट कितनी हो गई, 20% और मोर इन अ कंपनी, तो उस दिन कहलाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। प्राइमरली यही कहलाता है। क्वाइट पॉसिबल कि आप उसके बाद भी इंफ्लुएंस नहीं करते हो, तो अगर ऐसा एविडेंस है कि आप इंफ्लुएंस नहीं करते हो देन वो आपका एसोसिएट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप अदरवाइज तो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस माना जाता है और ऐसे में वो आपका एसोसिएट कहलाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि AS23 क्या कहता है फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। AS23 describes the principle and procedures for recognizing investment in associates in which the investor has significant influence but not a subsidiary or joint venture of the investor। देखिए, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के होल्ड करता है ग्रेटर इज इक्वल टू 20%, तो पता है बी लिमिटेड क्या कहलाती है? एसोसिएट कहलाती है। अगर ये ए लिमिटेड सी लिमिटेड के ग्रेटर 50% शेयर होल्ड कर रहा होगा
तो सी लिमिटेड कहलाती है सब्सिडियरी। क्या कहलाती है? सब्सिडियरी। या फिर हम एक काम करते हैं, वापस से हर सबको डिफरेंट एग्जाम्पल बनाते हैं, इसी में से इंक्लूड नहीं करते हैं। ये कहलाता है एसोसिएट्स। नाउ अगेन हम बोलते हैं ए लिमिटेड अगर इसी बी लिमिटेड का होल्ड कर रहा होता, कितना परसेंट शेयर? ग्रेटर 50%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर इज इक्वल टू 20%, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर 50%। तो बी लिमिटेड कहलाती है सब्सिडियरी, ठीक है, और ए लिमिटेड कहलाती है पेरेंट कंपनी, या फिर इसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी पॉसिबल है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, और इन दोनों ने मिलके एक जॉइंट बिजनेस किया है, एक जॉइंट बिजनेस किया है, ठीक है। अब इस बिजनेस का लीगल नेचर, जब भी हम कोई धंधा करते हैं तो भाई लीगली हम उसको रजिस्टर करते हैं एज एन कंपनी, मे बी एज एन फर्म, मे बी एज एन एलएलपी, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो हमने जॉइंट बिजनेस किया है, इट कैन बी ए कंपनी, इट कैन बी ए फर्म, इट कैन बी एन एलएलपी, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो भाई इन तीनों ही केसेस में जो हमने केस 1, केस 2, केस 3 बोला, क्या तीनों में ही इन्वेस्टमेंट कर रही है ए लिमिटेड? या यहाँ पे ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया, बी लिमिटेड में पैसा लगाया है कुछ, यहाँ भी ए लिमिटेड ने पैसा लगाया है टू एक्वायर मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी, राइट। क्या यहाँ भी ए लिमिटेड ने, बी लिमिटेड ने पैसे लगाए हैं? हाँ, यहाँ भी पैसा लगाया एक बिजनेस में विच इज द जॉइंट वेंचर। इन सभी की अकाउंटिंग कैसे होती है वो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है। पता है आपने ऑलरेडी AS 21 देखा हुआ है जहां पे होल्डिंग सब्सिडरी की बात होती है, ये AS 21 में अकाउंटिंग बताई गई है। ये वाली अकाउंटिंग AS 23 में आप पढ़ रहे हैं, और ये वाली अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे AS 27 में। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इनटू इक्विटी ऑफ सम कंपनी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, दैट यू गेट टू सी इन डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? नंबर 1 AS 23 में देखने को मिल रही है एसोसिएट की, AS 21 में देखने को मिल रही है सब्सिडरीज की, और AS 27 में देखने को मिल रही है जॉइंट वेंचर के रिस्पेक्ट में। इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। अच्छा, ये जो अकाउंटिंग है AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स बताता है इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आपको तो पता ही है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेबी की रिक्वायरमेंट है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। तो अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है तो ऑब्वियसली AS 23 नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And I believe I do not need to speak much on to consolidated financial statement and separate financial statement, as because you understand कि when is consolidated financial statement prepared, जब आपने holding subsidiary देखा था in AS 21। तो consolidated financial statement क्या होता है? जब आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऑपरेशंस को भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हो अपने PL बैलेंस शीट में, राइट। और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिखा देते हैं कि भाई इतना रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, द इन्वेस्टमेंट इज रिफ्लेक्टेड एट कॉस्ट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तभी AS 23 लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो AS 13 ही लगेगा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अब जैसे ही मैं ये बात कहूंगा तो आप कहोगे सर अंतर क्या होगा, कैसे रिफ्लेक्ट होता है? तो शायद अभी बात पूरी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ी तो समझ में आ जाएगी। और बाय द टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर ऑब्वियसली सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, कि हाउ डू यू डू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ डू यू प्रेजेंट योर इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, AS 23 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे प्रेजेंट किया जाएगा और AS 13 के हिसाब से कैसे किया जाएगा। पहले AS 13 आपको पता है तो उसकी बात कर लेते हैं। AS 13 तो आपको पहले भी मालूम है कैसे करते हैं।
जितना भी अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर होता है, यही कॉस्ट है भाई, कितने रुपए का आपने शेयर खरीदा है, जो आपकी कॉस्ट लगी, अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर, वो लीजिए। इसमें से आप लेस कर देते हो प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन केस यू हैव रिसीव्ड एनी। अगर आपको कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है तो वो आप घटा देते हो, और इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये होता है AS 13। अब हो सकता है बच्चे यहाँ भी मुझे परेशान कर दें, सर मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई कि व्हाट इज दिस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्या घटा देते हैं। अगर आपने ₹1,00,000 का शेयर खरीदा है तो ₹1,00,000 आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला, मान लीजिए ₹5,000, तो आप यहाँ लेस कर देंगे, और ये होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट AS 13 के हिसाब से। चलिए, जिनको ये बात भी क्लियर नहीं है उनके लिए मैं ये बात भी समझाता हूं प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाली, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। AS 23 तक पहुंचने के लिए AS 13 की जर्नी तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस प्री एक्विजिशन डिविडेंड? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2। इस साल ईयर 1 में कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, इसका डिविडेंड कब देती है? इसका डिविडेंड देती है यहां पे डिविडेंड पे करती है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, आपकी जानकारी क्या कहती है मुझे बताइएगा कि ये डिविडेंड किसको मिलेगा। ये पूरे साल का प्रॉफिट है, ठीक है, ये पूरे साल का ईयर 1 का प्रॉफिट है जो ईयर 2 में डिविडेंड डिक्लेयर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली पहले साल भर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, फिर वो कंपनी अपना फाइनल अकाउंट क्लोज करेगी, पीएल बैलेंस शीट बनाएगी तो पता चलेगा इतना प्रॉफिट है। फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई मुझे कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर देना चाहिए, कितना पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाना चाहिए, ठीक है। कि व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 करोड़ में से हम 20 करोड़ अभी अपनी रिजर्व एंड सरप्लस में रखेंगे, तो ऑब्वियसली 80 करोड़ रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब बेसिकली कंपनी के फाइनल अकाउंट्स वगैरह सब कुछ क्लोज हो चुके हो, उसके बाद कंपनी डिविडेंड दे रही होगी। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये डिविडेंड किसको मिलेगा। ये पिछले साल का प्रॉफिट है, तो जिन्होंने यहां पे शेयर परचेज किया है उसको मिलेगा, जिन्होंने यहां पे शेयर परचेज किया उसको मिलेगा, जिसने यहां पे किया है क्या उसको भी मिलेगा, क्या जिसने ईयर एंड पे शेयर खरीदा उसको मिलेगा, क्योंकि ये भाई शेयर तो हमने इस साल के अंत में खरीदा, ये साल भर का प्रॉफिट था। क्या मैंने बीच में खरीदा तो मुझे डिविडेंड मिलेगा? फिर बात आती है डिविडेंड यहां मिला, मान लीजिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कहां हुआ है मालूम है? यहां पे डिविडेंड मिला है, तो मैं जानना चाहता हूं मैंने इसी के पहले कुछ दिन यहां पे शेयर खरीदा, क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? ये तो पिछले साल के प्रॉफिट का है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये डिविडेंड किसको किसको मिलेगा। कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उससे पहले कोई एक दिन डिसाइड होता है एज रिकॉर्ड डेट। क्या होता है? एक दिन कोई आता है जिसे हम कहा जाता है रिकॉर्ड डेट। तो मैं अब यहां पे वो ड्रॉ करता हूं रिकॉर्ड डेट। ये दिन बन गया रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है? आप ये वर्ड भी याद रखिए, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट एक डेट डिसाइड की जाती है जहां पे बताया जाता है कि इस दिन के शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देगी, राइट। इस दिन के शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देगी, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड यहां डिक्लेयर कर रही है, हाँ, कंपनी ने कहा कि आज कंपनी अनाउंस कर रही है कि हम डिविडेंड देंगे, तो पता है कंपनी एक डेट बताएगी, ठीक है। कंपनी एक डेट बताएगी कि हम किस दिन शेयर डिविडेंड देंगे, तो ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड डेट बात की होगी और फिर उसके बाद डिविडेंड पे होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं।
यहाँ पे तो डिविडेंड कंपनी ने पेमेंट कर दी, ये रिकॉर्ड डेट थी, तो कंपनी ने यहाँ पे मान लीजिए अनाउंस किया, कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया डिविडेंड डिक्लेयर किया कि भाई हम इस दिन के शेयर होल्डर को क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। तो कंपनी एक डेट पे अनाउंस करती है, ये अनाउंसमेंट वाली डेट है कि भाई इस दिन के शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे। तो यहाँ इस दिन जो भी डेट वो डिसाइड किए, इस दिन जितने लोगों के पास शेयर होगा उन सबको डिविडेंड मिलेगा, उन सबको डिविडेंड मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी कि यहाँ पे अगर आपने शेयर खरीदा, ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे जिसने शेयर खरीदा क्या उसे भी डिविडेंड मिलेगा? हाँ, रिकॉर्ड डेट तक, रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके जिसके पास शेयर है, तो जिसने यहां शेयर खरीदा था, जिसने यहां शेयर खरीदा, जिसने यहां शेयर खरीदा, जिसने यहां शेयर खरीदा, सबको यहां पे डिविडेंड मिलेगा, सबको मिलेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट। बेसिकली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डेट फिक्स करती है विच इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट, और उस दिन जितनों के पास शेयर होता है सबको डिविडेंड मिल जाता है, राइट। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि यहां पे आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, यहां पे आपने परचेज किया शेयर ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। और आपको क्या होता है, यहां पे डिविडेंड मिल जाती है, आपको डिविडेंड मिल जाती है 5,000 रुपए की। एक बात बताइए, क्या ये डिविडेंड आपका हक बनता था इस पे? नहीं, ये आपको पुराने साल के प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, ये आपको पुराने साल के प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं है। जो मैंने शेयर अभी खरीदा है, इस साल के प्रॉफिट पे जितना हम कमाएंगे वो तो हम कहेंगे रिटर्न है मेरी, उसको हम प्रॉफिट की तरह मानेंगे। इस 5,000 रुपया को ये डिविडेंड है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से इसको इनकम नहीं माना जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से इसको इनकम नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि आपकी लागत कम है, ये आपकी इनकम नहीं आई है, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ही नहीं है, ये तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इमीडिएट, अभी इस पे कहां इनकम जनरेट हुई है, ये तो आपकी लॉटरी लग गई, ऐसे समझ लो, पुराने साल का प्रॉफिट आपको मिला है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। यानी ऐसे माना जाता है, AS 13 कहता है कि आपने ₹1 लाख दिया, कंपनी ने आपको 5,000 रुपए दे दिया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 95,000, ठीक है। लेकिन अब अगले साल फिर हम कुछ ना कुछ डिविडेंड कमाएंगे, तो वो मेरी इनकम कहलाएगी, क्योंकि अगले साल जो प्रॉफिट आएगा वो ईयर 2 की इनकम पे प्रॉफिट आएगा, और ईयर 2 के तो हम इन्वेस्टर है ना, राइट। तो ईयर 2 के प्रॉफिट का जो डिविडेंड आएगा ईयर 3 में, वो ईयर 3 वाला डिविडेंड मेरे लिए प्रॉफिट कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, राइट। यही था AS 13। अब आपको थोड़ा सा अजीब भी शायद लग रहा हो कॉन्सेप्चुअली कि भाई ये कौन सी बात हुई, डिविडेंड क्यों सबको मिल रहा है, जितने लोग पुराने साल शेयर होल्डर थे कंपनी बस उसको डिविडेंड दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनीज एक्ट यही कहता है कि हर कंपनी क्या करेगी, एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करेगी, और उस डेट के जितने भी होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो आपको लगेगा कि सर इसको तो जबरदस्ती का फायदा हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, कहती है इस रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड मिलेगा, तो क्या होता है कि जब एक इंसान को पता चल जाता है कि ये 100 रुपए के शेयर पे 8 रुपए का डिविडेंड 4 दिन बाद आने वाला है, तो तुरंत मार्केट में प्राइस उतनी बढ़ जाती है। मोटा मोटी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूं तो मार्केट में इस शेयर की प्राइस जो अभी 1 लाख रुपए का इसने यहां पे खरीदा है, एक्चुअली इस दिन जिस दिन उस डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, मोटा मोटी 95,000 के आसपास का ही वो शेयर होगा। जैसे ही पता चला डिविडेंड आने वाला है, अब उस दिन डिविडेंड मिल जाएगा तुरंत, तो मार्केट में प्राइस राइज हो जाती है उतने से। मतलब मोटा मोटी इंपैक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है कि आपका मार्केट में प्राइस शेयर की 100 रुपए चल रही है, जैसे ही आज पता चल जाए कि 5 दिन बाद इस 100 रुपए के शेयर पे 10 रुपए मिलने वाला है, ठीक है, तो मार्केट में प्राइस भी राइज हो जाएगी तुरंत। तो अल्टीमेटली अब जो खरीदेंगे लोग उनको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, जो पहले से खरीद के बैठे उनके पास फायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली कोई फायदा होता नहीं है। डिविडेंड जैसे ही कोई भी नया जो खरीद रहा है उसको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद जो भी इंसान खरीद रहा है उसको महंगा शेयर ही खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ चुकी है। अब कोई भी, अब हम 100 रुपए का शेयर चल रहा है, मुझे मालूम है 4 दिन बाद 10 रुपए और मिलेगा, तो क्या मैं 100 रुपए का शेयर बेचूंगा? नहीं,
हाँ 110 का बेच दूंगा, 109 का बेच दूंगा, 108 का बेच दूंगा, तो मोटा मोटी जितना डिविडेंड मिलने वाला होता है रिकॉर्ड डेट पे, उतने से प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट में राइज हो जाती है। इसीलिए AS13 भी ये बात समझता है, तो कह रहा है मोटा मोटी ये शेयर है 95,000 रुपए का, ये तो टेम्पोररी राइज हो गया था प्राइस में। और फिर क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे ये डिविडेंड पेमेंट यहां पे हो जाता है ना, शेयर की प्राइस वापस गिर गई होगी और इसके शेयर की प्राइस सचमुच 95,000 हो चुकी होगी। मार्केट में भी लगभग उतनी, देखिए एग्जैक्ट नहीं होगा, मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, शेयर मार्केट एग्जैक्टली ऐसे चल रहा हो जरूरी थोड़ी ना है। उसी में कंपनी ने 2-4 और अनाउंसमेंट की कि ये प्रॉफिट भी हमको हो रहा है, मेरे नए कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो पता चला लाख रुपए का शेयर था, शेयर तो क्या था, लाख रुपए का हो गया डिविडेंड की अनाउंसमेंट पे, और डिविडेंड पे होने के बाद भी लाख रुपए से पता चला उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बड़े सारे और अनाउंसमेंट भी किए। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लेकिन अगर सिर्फ एक इंपैक्ट को समझे ना, डिविडेंड के इंपैक्ट का बस हो और कुछ ना कंपनी में नया हुआ हो, तो ऑटोमेटिक यही होने वाला है कि जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उस दिन जितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उतने से प्राइस बढ़ेगी, जिस दिन डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी वापस से मार्केट उतने से गिर जाएगा। शेयर मार्केट में यही इंपैक्ट होता है। इसीलिए AS13 कह रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से घटाओ इसका, तो ये तो अभी अभी ताजा ताजा खरीदा है इस साल। तो कोई भी जो इस साल खरीदा होगा शेयर, ठीक है, जो इस साल खरीदा होगा, अगर हम शेयर यहां भी खरीदे होंगे, अगर हम शेयर यहां भी खरीदे होंगे, तो भी अल्टीमेटली हमको यही करना है। इस साल अगर हमने शेयर खरीदा है तो ये पास्ट ईयर प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट का डिविडेंड। क्या मेरे एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट का डिविडेंड है? हाँ, एक्विजिशन मेरा इस साल हुआ है, इससे पुराने प्रॉफिट का डिविडेंड है। व्हाट इज प्री एक्विजिशन डिविडेंड? हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए, एक्विजिशन के पहले के प्रॉफिट का डिविडेंड। का के ए लिख रहे हैं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज आपका, हम प्रॉफिट का डिविडेंड। I hope now you have understood, right? अब एक एग्जाम्पल से इस बात को समझा दें। AS13, हमने AS13 पे ये फोकस कर लिया। अब मैं AS13 की वैल्यू से ही फट से बना दूंगा AS23 की वैल्यू, तो आपको मजा आ जाएगा। सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, एक बार में बात समझ में आ गई। Mr. X acquired 500 shares at the rate of rupees 100 on 5/5/24. Mr. X acquired 500 shares at the rate of rupees 100 on 5/5/24. ठीक है, received dividend of rupees 5 per share on 10/6/24. Received dividend of rupees 5 per share on 10/6/24. Calculate cost of investment as on 31/3/25। अब जब 31/3/25 को हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है, इन कौन से फाइनेंशियल? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखे मतलब AS13 लगेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब AS23 लगेगा। तो AS13 के हिसाब से आपको वैल्यूएशन करनी है, तो आप लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर 500 × 100 कितना हो गया? 50,000 लेस।
अच्छा, डिविडेंड आपको मिला है इस साल, तो इस साल जो डिविडेंड मिलता है वो कौन से साल का होता है? वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का डिविडेंड होगा, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट का डिविडेंड अगले साल मिलेगा, इस साल जो डिविडेंड आया वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट का आया है, तो हटा दीजिए उसको, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो आपका। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना मिला है? 5 रुपया पर शेयर मिला है, तो 500 इंटू 5 कितना हुआ? 2500 रुपया। 47,500 इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है सबको? आई एम श्योर आपने इस बात को समझ लिया। अब यही अगर हमें AS23 के हिसाब से करना हो, AS23 के हिसाब से, तो क्या किया जाता है? इसी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? शेयर ऑफ नेट एसेट कितना है और गुडविल कैपिटल रिजर्व कितना है। समझाता हूं आपको। हम इसी को स्प्लिट कर देते हैं। हम AS23 के हिसाब से ऐसे बनता है, अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर, इसमें से लेस करते हैं आप प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करने का जो तरीका होता है वो दूसरे तरीके से होता है। ये तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं? हम कहते हैं शेयर ऑफ नेट एसेट प्लस गुडविल, या फिर अगर रिजर्व है तो माइनस होगा, माइनस कैपिटल रिजर्व। एक ही चीज आएगा दोनों में से, एनी वन विल कम, ठीक है। और ये हो जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इसके बराबर है, ठीक है। मतलब ये वाले तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन यही होती है भाई। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही आएगी जो AS13 में आई है, ठीक है, लेकिन उसको प्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, ठीक है। दिस इज नाउ सोन इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में दिखता है। Now you'll ask me कि what is this goodwill, what is capital reserve, what is share in net asset। तो बस चिंता मत कीजिए, यही सब समझाने के लिए बैठे हैं, यही पूरा AS23 है, ठीक है। कैसा रहा इंट्रो? अच्छा लगा अभी तक? चलिए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? हमने तो आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दी थी कि अगर आप सामने वाले के डिसीजन को इम्पैक्ट करते हो ना, तो उसी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है, और यही सच्चाई है, ठीक है। और प्राइमरली ये माना जाता है कि 20% से ज़्यादा इक्विटी है तब तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर ही रहे होगे। क्या ये भी पॉसिबल है कि कम शेयर पे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, 20% या उससे ज़्यादा शेयर होने पे, 20% या उससे ज़्यादा शेयर होने पे एसोसिएट नहीं कहलाता। एसोसिएट कहलाता है अगर आपका उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो कम शेयर से भी आ सकता है। 10% पैसा लगाए हैं, लेकिन उसके धंधे की हर निचोड़ में हम घुस जाते हैं, एकदम मेरा नेचर एकदम एकदम घुस जाएंगे हम कहीं भी, एकदम उसका एक एक डिसीजन में, मतलब हर जगह बैठते हैं हम। जो भी मीटिंग होगी सब में बैठेंगे, पूरा उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल कि लेस देन 20% शेयर पे भी हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि 20% से ऊपर पे भी एक्सरसाइज न कर रहे हो। बस यहाँ पे इतनी बात समझाई गई है कि प्राइमरली ये मान लिया जाता है कि अगर 20% ज्यादा है ना तो कर ही रहा होगा, ठीक है, राइट। तो क्राइटेरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वेदर इन पर्टिकुलर कंपनी इज योर एसोसिएट और नॉट, तो इसके लिए आप 20% वाला क्राइटेरिया मत लगा दीजिएगा, उसके लिए क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है कि नहीं है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे चैप्टर के लिए। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी, इन्वेस्टर, ये वर्ड सीख लीजिए। इन्वेस्टर, इन्वेस्टी। इन्वेस्टर कौन है? जो पैसे लगाता है, जो पैसे लगाता है। इन्वेस्टी कौन है? जो पैसे पाता है, जो पैसे
पाता है। ठीक है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 20% शेयर खरीदे, तो ए लिमिटेड कौन है? इन्वेस्टर। बी लिमिटेड कौन है? इन्वेस्टी। जो शेयर खरीदेगा वो इन्वेस्टर है, जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे वो कंपनी इन्वेस्टी है। ठीक है, जो शेयर खरीदेगा वो इन्वेस्टर है, जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे वो इन्वेस्टी है। तो कह रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हो, मतलब आप में वो ताकत है कि ना वो लोग कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो आप बदल सकते हो उनके डिसीजन को, मतलब आपकी बात को लोग गौर करते हैं उस कंपनी में, आपकी बात का ध्यान दिया जाएगा, तो इसे कहा जाता है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है आपका। ठीक है, दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर। ऑब्वियसली इसमें सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर की बात नहीं कर रही। 20% या उससे अधिक आपका शेयर है ऑब्वियसली, बट लेस देन 50% है। ठीक है, क्योंकि 50% से ज़्यादा होने पे, ठीक है, अप टू 50% है, क्योंकि इफ इट इज मोर देन 50% तब तो वो सब्सिडरी कहलाएगी। ठीक है, और सब्सिडरी अगर होती है तो पूरा कंट्रोल कहा जाता है, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, पूरा कंट्रोल है। ठीक है, जैसे चाहे वैसे दबोच सकते हैं। 50% ज़्यादा शेयर है भाई, ठीक है, तब तो कंट्रोल आ जाता है। तो यहाँ पे भी सब्सिडीज और जॉइंट वेंचर्स की बात नहीं हो रही है। ऑब्वियसली एक जॉइंट बिजनेस में भी दो कंपनी मिलकर पैसा लगाती है एक तीसरे बिजनेस में, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि दोनों के 50-50% लगे हुए हैं, 20% ज़्यादा है, किसी का 30 है, किसी का 70 है, तो वहाँ भी लेकिन ये वाली बात नहीं आएगी, AS23 की अकाउंटिंग नहीं आएगी। From the scope of an associate, but apart from these, any other enterprise which are significantly influenced by the investor in an associate for the purpose of this standard. Any enterprise having 20% or more of the voting power or any interest directly or indirectly in any other enterprise will be assumed to have significant influence or influence the other enterprise. कह रहा है कि अगर एक इंटरप्राइज का 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर किससे आता है? इक्विटी शेयर से। अगर आपके पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, तो आपके पास वोटिंग पावर नहीं आएगा, आपके पास वोटिंग पावर आता है इक्विटी शेयर से सिर्फ। तो 20% ज़्यादा वोटिंग पावर, 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर का मतलब क्या है? 20% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर आपके पास है। ठीक है, कहता है और एनी इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली क्या है और इनडायरेक्टली क्या है, ये इसको समझते हैं। ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में 20% शेयर है। ठीक है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम यहीं पे कहते हैं ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में सिर्फ है 10% शेयर, लेकिन ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में है करीब मान लेते हैं 70%। ठीक है, और इस बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में है 10%। तो पता है ए लिमिटेड का शेयर कितना है सी लिमिटेड में? ए लिमिटेड का 10% डायरेक्ट है, एक ऐसी कंपनी में भी वो इन्वेस्टेड है जिसका भी 10% शेयर सी लिमिटेड में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट यहाँ 20% था, यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया? 20% हो गया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी सी एसोसिएट कहलाएगी, सी इज एसोसिएट ऑफ ए, सी इज एसोसिएट ऑफ ए, यहाँ भी सी इज एसोसिएट ऑफ ए। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मिला के 20% हो गया। तो एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी में शेयर रखती है, अब उसका भी शेयर है उसी सी में, तो ए का डायरेक्ट इंटरेस्ट है 10% और ए का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है 10%, मिला के हो गया 20% इंटरेस्ट। तो कहता है 20% हो जाना चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो ऐसा मान लिया जाएगा, एज्यूम कर लिया जाता है कि सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। ठीक है कि भाई 20% शेयर है ना, तब तो डिसीजन में उंगली कर ही देता होगा भाई, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अच्छा, अगर ये प्रूव हो जाए कि भाई वो कहे कि नहीं हम कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए हम कभी भी उनकी मीटिंग भी नहीं अटेंड करते हैं, कोई कुछ नहीं करते भी हैं, तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, मैंने तो बस पैसा लगा रखा है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस मे बी गेन्ड बाय शेयर ओनरशिप, स्टैट्यूट
और एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि सिर्फ शेयर से ही आता है आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। कानून में लिखा हुआ है कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आप ये डिसीजन ले सकते हो। कुछ एग्रीमेंट्स आपके साथ बने हुए हैं कंपनी के कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास हो सकता है कम शेयर हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हो। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का ओनरशिप से ही एग्जैक्टली मतलब नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। Similarly, any enterprise that does not have 20% or more control, then it is assumed not having significant influence on the enterprise unless proved otherwise. वैसे ही अगर 20% से कम शेयर होता है तो ये मानते हैं कि नहीं होगा सिग्निफिकेंट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। लेकिन अगर आप प्रूव करते हो कि देखो 4% शेयर है लेकिन इसकी बैंड बजाए रखते हैं हम, ठीक है, हर डिसीजन में हम घुसे रहते हैं और इंपैक्ट करते हैं इसके डिसीजन को, तो ठीक है, आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस कहलाएगा, ठीक है। An enterprise can influence the significant economic decision making by many ways, like having some voting power. Voting power से significant influence आता है। Representation on the board of director, आप board of director में हो तो obviously आपके पास significant influence है। Governing body of the investee, गवर्निंग बॉडी ऑफ द इन्वेस्टी की जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब मेन डिसीजन मेकर्स बॉडी में आप आते हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, जब भी कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो उसके बाद जब उसकी पॉलिसी बनती है कि इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पॉलिसी मेकिंग। देयर आर टू थिंग्स, लेट मी टेल यू। वन इज कॉल्ड टेकिंग डिसीजन व्हाट इज टू बी डन, एंड सेकेंड इज हाउ इट इज टू बी डन, ठीक है। हाउ में आप पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड में तो क्या होता है कि व्हाट इज टू बी डन, ये डिसाइड हो गया, ये करेगी कंपनी। अब नाउ यू आर ऑल्सो मे बी यू आर इनटू पॉलिसी मेकिंग, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो, पॉलिसी मेकिंग में हो, हाउ इट इज टू बी डन, तो भी आप डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। यहां लिख दो मैं, हाउ इट इज टू बी डन, ये होता है पॉलिसी मेकिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या गवर्निंग बॉडी में, इन सब में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी एक ही चीज आप कह सकते हैं। कंपनी में तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कहते हैं ना, अदरवाइज दे आर व्हाट, दे आर गवर्निंग बॉडी। व्हाट इज टू बी डन यहां पे डिसाइड होता है। मटेरियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी इन्फ्लुएंसिंग इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शेयरिंग टेक्निकल नॉलेज एक्सेट्रा। इन्वेस्टर इन्वेस्टी के बीच में बड़ा ज़्यादा माल की बिक्री खरीद बिक्री है, ठीक है, तो भी बहुत हद तक डिसीजन इन्फ्लुएंस होता होगा। जैसे इन्वेस्टर जो है वो मेजर सप्लायर है, ठीक है, मतलब 90% रॉ मटेरियल उसी के पास से आ रहा है, तो बेसिकली बहुत हद तक वो कंट्रोल भी करता होगा चीज़ों को, ठीक है। या इन्वेस्टर ही मेजर बायर है, 90% माल तो वही खरीद रहा है, 70% माल तो वही खरीद रहा है, तो बहुत हद तक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा उसके, जिस कंपनी में पैसा लगाया, कहता होगा नहीं खरीदेंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाती होगी, तो वो अपने डिसीजन भी मनवा लेता होगा। अब समझ रहे हो ना कि अब एक जनरल तरीके से बस सोचो, ठीक है। इंटरचेंज ऑफ मैनेजीरियल पर्सन, दोनों कंपनी के बीच में मैनेजीरियल पर्सन का इंटरचेंज है। मतलब क्या है कि एक कॉमन डायरेक्टर है दोनों ही कंपनी में, तो बताइए अगर ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में दोनों में एक कॉमन डायरेक्टर है तो बी लिमिटेड का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा होगा कि नहीं ए लिमिटेड के हिसाब से, ऑब्वियसली हो रहा होगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, बी लिमिटेड की बड़ी सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन ए लिमिटेड के पास है, ठीक है। ए लिमिटेड इन्वेस्टर भी है और ए लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी भी क्रिएट की है। बी लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसी वजह से कमाती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने वाला पता है कौन है, ए लिमिटेड है। तो बताइए सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा होगा, पैसा भी लगाए हैं, तुम्हारे धंधे की टेक्नोलॉजी भी हम ही बनाए हैं, ऑब्वियसली कर रहा होगा। As a general rule, significant influence is presumed to exist when the investor holds directly or indirectly through subsidiaries, मतलब directly or indirectly through subsidiaries 20% or more of the voting power of the investee, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बी लिमिटेड के शेयर को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि बी लिमिटेड इज एन सब्सिडियरी, ठीक है। जैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 10% शेयर होल्ड कर रहा होता है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 10%, तब काउंट नहीं करते बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में ऑब्वियसली ग्रेटर 50% शेयर होगा, ठीक है, मतलब सब्सिडरी के थ्रू शेयर है लिया हुआ है, ठीक है। अगर ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 50% से ज़्यादा शेयर है तो यानी बी लिमिटेड सब्सिडरी है। अब बी लिमिटेड भी जितना सी में होल्ड कर रही होगी ना, वो इनडायरेक्ट होल्डिंग कहलाएगी ए की, वो इनडायरेक्ट होल्डिंग कहलाएगी ए की,
ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज होना चाहिए। मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 10% होता है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड के 10% होल्ड कर रही होती, और ए सी में भी 10% होल्ड कर रही होती, तो क्या 10 और 10 हम 20 बोलते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट यहाँ पे कुछ कहलाता ही नहीं इंटरेस्ट ए का, बस डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है 10% का। सिंस दिस इंटरेस्ट इज कमिंग थ्रू सब्सिडरी, सब्सिडरी की होल्डिंग है, इसलिए हम इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ए का बोल रहे हैं, क्योंकि ए तो पूरा बी पे कंट्रोल करता है ना, तो ए की जितनी भी होल्डिंग है सी में, वो समझ लीजिए मतलब बी की जितनी भी होल्डिंग सी में है, अब समझ लीजिए ए का उतना पौवा भारी है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक। ए लिमिटेड हैज 70% होल्डिंग इन सी लिमिटेड, ए लिमिटेड की 70% होल्डिंग है सी लिमिटेड में, यहीं पे ड्रॉ करते हैं, ए सी में 70% होल्ड करता है, ठीक है। एंड बी लिमिटेड ऑल्सो हैज 28% होल्डिंग इन द सेम कंपनी, बी लिमिटेड ऑल्सो हैज 28% in the same company. So A Limited with majority holding, that is more than 50%, is the parent company, that is holding company, ठीक है। यहाँ पे A और C का रिलेशन क्या है? A और C का रिलेशन है C is subsidiary, A is holding, ठीक है। B और C का क्या रिलेशन है? A होल्डिंग है, C सब्सिडरी है, A और C का रिलेशनशिप बात कर रहे हैं, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप A एंड C। तो यहाँ पे C सब्सिडरी है, A होल्डिंग है, क्योंकि 50% ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, और होल्डिंग को आप पेरेंट भी कहते हो, तो आप A को पेरेंट कंपनी और C को सब्सिडरी कंपनी कह सकते हो, ठीक है। और B और C का क्या रिलेशन है? B और C में C इज द एसोसिएट ऑफ B, C इज एसोसिएट ऑफ B, क्योंकि 20% ज़्यादा शेयर है, ठीक है। नाउ कम्स, since B Limited holds more than 20% but not 50%, C Limited will be an associate of B Limited. तो इस C Limited यहाँ पे क्या कहलाएगी? B की एसोसिएट कहलाएगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये रिलेशनशिप आपको क्लियर है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल 2 है, A Limited is holding 90% शेयर इन B Limited, A Limited is holding 90% शेयर इन B Limited। आइए इसको ड्रॉ करें, A 90% इन B Limited, तो A होल्डिंग हो गया, B सब्सिडरी हो गया, एंड 10% शेयर इन C Limited, और 10% शेयर C Limited में होल्ड करता है, एंड B Limited इज होल्डिंग 11% शेयर इन C Limited, B C में 11% होल्ड करता है। अच्छा, इन दिस केस A Limited इज पेरेंट ऑफ B Limited, A पेरेंट है B का, क्लियर है हमको, ठीक है। नाउ एज फार एज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C Limited इज कंसर्न, इस वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, A और C का रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C इज कंसर्न, A Limited हैज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग ऑफ, A की डायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? 10, और सिंस A तो पेरेंट है ना B का, ठीक है, होल्डिंग है ना B का, तो B की जितनी होल्डिंग है वो B C में जितना होल्ड करता है वो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है A का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होल्डिंग मिला के 10 और 11 21% हो जाएगी C Limited में। तो जब भी हम A और C की रिलेशनशिप की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 21% है, इसलिए क्या है? एसोसिएट है। Thus C Limited is an associate of A Limited. It may however be noted that for consolidated financial statement purpose, जब consolidated financial statement बनाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे होल्डिंग जो दिखाई जाती है वो कुछ और होती है। प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो फोकस इसी पे करेगा। एसोसिएट से अगर रिलेटेड, ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग कितनी ट्रीट की जाती है, दैट इज समथिंग एल्स। But as far as relationship is concerned, you need to identify whether a company is associate or not. Then what you have to do? This is 21%, please remember. लेकिन अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होल्डिंग कंप्यूट करना चाहते हैं तो कंप्यूटेशन कितनी होगी? हम कहेंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट कितना है? 10%, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट 11% का 90% है। ए का सी में क्या इंटरेस्ट है? ये देखिए, ये ए का सी में क्या इंटरेस्ट है, तो हम करेंगे 11% का 90%, ठीक है। तो 11 का 90% मतलब ये जो
ए का बी में 90 है, फिर बी का सी में 11 है, तो आपको डायरेक्ट निकालना हो तो 90 इंटू 11 कर दीजिए आप, ठीक है, 90% इंटू 11%, ठीक है, 90% इंटू 11%। अब हमें फाइनल आंसर में तो एक ही परसेंट साइन चाहिए ना, यहाँ परसेंट, तो 1% हटाना होगा, तो हम 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11 कर लीजिए। भाई 1% हटाओगे ना, फाइनल आंसर में एक ही परसेंट चाहिए ना, डबल परसेंटेज साइन नहीं ना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 1.1 9.9 9.9 हो रहा है। इनडायरेक्ट 9.9 हुआ और 10% डायरेक्ट है, तो 19.9 हो जाएगा। 10% और 90% ऑफ 11%, 19.9, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर एग्ज़ाम में वर्ड्स क्या यूज़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप आंसर कीजिएगा चीज़ों को। इफ़ इट इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट द रिलेशनशिप एज एन एसोसिएट, कि एसोसिएट है कि नहीं है, तो ये बात डिपेंड करती है इस पर, ये एसोसिएट है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये एसोसिएट है, ध्यान दीजिएगा, ये एसोसिएट है, ठीक है। नाउ एसोसिएट्स अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड। हालांकि मैंने तो आपको अकाउंटिंग का तरीका बता ही दिया, AS 13 बता दिया था मैंने, फिर AS 23 बताया कि इस तरीके से अकाउंटिंग आप करते हैं। ये इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को कहते हैं इक्विटी मेथड, याद रहेगा। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो मैंने आपको बता रखी है, ये इक्विटी मेथड है। The method of accounting used here is the equity method. In consolidated financial statement, investment is to be recorded at cost. Consolidated financial statement पे cost पे रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि उसको स्प्लिट कर देते हैं, कॉस्ट को मैंने बताया आपको, कॉस्ट को कैसे स्प्लिट कर देते हैं, शेयर ऑफ नेट एसेट प्लस गुडविल करते हैं, या फिर शेयर ऑफ नेट एसेट माइनस गुड कैपिटल रिजर्व करते हैं, एंड दैट कम्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, द अमाउंट दैट यू हैव पेड माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड इफ एनी, ठीक है। अब मतलब अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है, कॉस्ट ही है, जितना आपने पैसा लगाया है। एनी सरप्लस और डेफिसिट इन कॉस्ट एंड नेट एसेट टू बी रिकॉर्डेड एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कोई भी कॉस्ट और नेट एसेट में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट होगा, वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा। अभी ये वाली बात बस तुरंत अभी नीचे समझा देंगे, तुरंत आपको समझा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग कंपनी रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब ये वाली बात आप समझ जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, जहां पे आपको बताएंगे कि जैसे ही आपका एसोसिएट प्रॉफिट कमा लेता है, मान लीजिए आपका एसोसिएट प्रॉफिट कमा लिया 1 करोड़ रुपए, आपके पास 25% शेयर है, तो आप कहोगे कि 1 करोड़ में से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आप ही का है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25 लाख रुपए से बढ़ा दोगे। अब उस 25 लाख रुपए में से उसने आपको 10 लाख रुपए डिविडेंड बांट दिया, तो भाई डिविडेंड तो अब मेरे पास आ गया, ठीक है, डिविडेंड आ गया मेरे पास, डिविडेंड 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 10 लाख रुपए से कम भी कर देंगे, ऐसे समझिए। डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात जो बताना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डिविडेंड, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और समझनी होगी, पहले प्रॉफिट कमाएगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जब भी एक कंपनी जिसमें आपका 25% शेयर 25% आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाएगी, तो आप तुरंत बोलेंगे कि मेरा 25 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को 25 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वही कंपनी उस 25 लाख रुपए जो आपका हिस्सा था, आपको डिविडेंड आ जाता है 10 लाख रुपया, तो भाई डिविडेंड आते ही वो 10 लाख रुपए तो मेरी इनकम बन गई ना, पीएल में चला गया, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को 10 लाख रुपए से कम कर देंगे, क्योंकि वो हिस्सा भी हम पहले ही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को बढ़ा चुके थे। हम तो जितना कंपनी कमाई उसका 25% अपना प्रॉफिट बोल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा दिए, है भी मेरा 25%। अब जितना डिविडेंड आता है उतने से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लेस हो जाती है। तो यही बात यहां पे समझा रहा है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टी रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो रिड्यूस कर देगा। क्यों रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि जैसे ही इन्वेस्टी ने प्रॉफिट कमाया था, तो हमने अपने हिस्से की प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ा ली थी। एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन शेयर इन द नेट एसेट इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ऑब्वियसली हमेशा ऐसा ही होगा कि जब जब इन्वेस्टमेंट कंपनी की नेट एसेट में चेंज आएगा, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को भी बदलते जाएंगे। ये सारी बात ना प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगी रेदर देन थ्योरेटिकली, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम लोग एक एक करके गुडविल, कैपिटल रिजर्व सब सीखना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल 3, ए लिमिटेड होल्ड्स 22% शेयर ऑफ बी लिमिटेड
ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर कितना है, 22% शेयर होल्ड कर रही है ए लिमिटेड बी लिमिटेड के। एंड फॉलोइंग आर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द डेट आर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 33,000, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 22% शेयर लिए हैं इन 33,000 रुपीज। टोटल इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आर 2 लाख रुपीज। नाउ व्हाट इज टोटल इक्विटी, मैं आपको समझाऊं। एक बैलेंस शीट मोटा मोटी कैसे होती है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए ना तो टोटल इक्विटी भी आप बहुत मजे से समझ लेंगे। यहां पे होती है फिक्स्ड एसेट्स, यहां पे है आपकी करंट एसेट कंपनी का, ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मे बी उसके पास उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होंगे, और हो सकता है करंट लाइबिलिटीज़ हो। तो मोटा मोटी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपनी का नेट एसेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेट एसेट होता है इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, शेडेड हिस्सा मेरा रेड वाला, इसको कहा जाता है नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या हुआ, सारे एसेट में से सारी लायबिलिटी हटा दो तो दिस इज नेट एसेट। एक धंधे में नेट एसेट क्या है, अरे यार मेरे पास 5 करोड़ रुपए की एसेट है लेकिन अभी 1 करोड़ रुपए अब लायबिलिटी देनी है, तो मेरे पास धंधे में कितनी नेट एसेट है, 4 करोड़ रुपए की। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए का एसेट है, 1 रुपया देना नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर, तो मेरे पास 5 करोड़ की नेट एसेट है, राइट। अब एक बात बताइए, ये नेट एसेट किसके बराबर आएगा, अगर आप इसे जोड़ दीजिए तो इसके बराबर ही तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, आएगा कि नहीं आएगा, आप सोच के बताइए, इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये टोटल देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये टोटल और ये टोटल बराबर होती है, तो अगर इसकी टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, क्योंकि यहाँ का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल बराबर है, तो ये वाले टोटल में से इधर का एसेट वाला टोटल में से इधर का लायबिलिटी वाला टोटल हम हटा दें तो यही तो आएगा। तो यानी ये भी क्या है, नेट एसेट ही तो है, ये भी नेट एसेट है। फिर तो नेट एसेट निकालने के 2 तरीके हो गए, आप टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर लीजिए, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग, यू हैव गॉट द नेट एसेट, राइट। बात समझ में आ गई। तो अभी के लिए टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है, टोटल इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, टोटल इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी इसी का तो मतलब होता है नेट एसेट। कहीं लिखिए ये सारी बात, टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस अभी सर ने बताया कि वो नेट एसेट होता है। तो अब हमको नेट एसेट भी पता चल गया कि एंड नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आर 2 लाख, उस कंपनी की 2 लाख रुपए की नेट एसेट है। 2 लाख रुपए की नेट एसेट, हमने 22% इसका खरीद लिया, इस कंपनी का 22% खरीद लिया। तो पता है हम यही कहते हैं, जैसे एक कंपनी के पास 5 करोड़ की एसेट है, हम कहेंगे कि हमने 50% कंपनी के शेयर खरीद लिए तो 2.5 करोड़ की एसेट हमारी हो गई, ऐसे ही समझिए। अगर 2 लाख रुपए की टोटल एसेट है इस कंपनी के पास, नेट एसेट 2 लाख रुपए की है, 22% आपने एक्वायर कर लिया, तो आपका शेयर इन इक्विटी कितना है, शेयर इन नेट एसेट कितना है, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल 3, शेयर इन नेट एसेट, शेयर इन नेट एसेट ये कितना हो गया, आप कहेंगे 2 लाख का 22%, यानी 44,000 रुपये, 44,000। अब आइए बात कीजिए मुझसे, आपने 33,000 रुपये में 44,000 की चीज खरीद ली, आपने 33,000 रुपये में 44,000 की चीज खरीद ली, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ, आपने 33,000 में 44,000 की चीज खरीदी है, उस कंपनी का 22% हिस्सा आपका है,
2 लाख रुपए की नेट एसेट पड़ी है, तो यानी 44,000 रुपए की नेट एसेट आपकी हो गई। 33,000 रुपए में खरीदे हो, यानी कि आपको 11,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया, राइट। दिस इज एन कैपिटल प्रॉफिट एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल प्रॉफिट है। क्या ये ऑपरेशन से आई है? क्या हमने माल बना के बेचा, धंधे से आई है, ऑपरेशनल प्रॉफिट है? नहीं, दिस इज एन कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज कैपिटल रिजर्व। तो हम ये कहेंगे शेयर ऑफ नेट एसेट 44,000 लेस करिए कैपिटल रिजर्व, दैट इज 11,000, सो 33,000 इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाई गई है? कॉस्ट पे ही तो दिखाई गई है। 33,000 में ही तो खरीदे थे बच्चों, 33,000 में ही तो खरीदे हो। देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 33,000 कह रहा है। बस इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करके दिखाना होता है। आइए अब एक एग्जांपल और करेंगे जिससे आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे दिखाया गया है, बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाएंगे आप। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर AS 23, शेयर ऑफ नेट एसेट आप लिखेंगे और लेस करेंगे कैपिटल रिजर्व। चलिए इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। ए लिमिटेड 22% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, बी लिमिटेड के। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000 है, 55,000 रुपए में खरीदा है। टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है, नेट एसेट होता है। नेट एसेट में हिस्सा कितना हो गया? 22%, यानी कि 44,000 रुपए नेट एसेट में हिस्सा हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 को हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे शेयर इन नेट एसेट 2 लाख का 22%, इतना हिस्सा हुआ 44,000 रुपया। हम खरीदे कितने का है? हम 55,000 रुपए का खरीदे हैं। अगर 44,000 रुपए की नेट एसेट है और आप 55,000 दे रहे हो, यानी 11,000 रुपए ज्यादा दे दिए। अगर एक कंपनी को हम 11,000 रुपए उसकी एसेट से ज्यादा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? उस धंधे की गुडविल की वजह से, राइट। जब भी आप एक कंपनी के शेयर को ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो, उसकी नेट एसेट से ज्यादा खरीद रहे हो, तो वो गुडविल की वजह से खरीद रहे हो, राइट। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है गुडविल, एक बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊं तो, ठीक है। पता है एक बिजनेस ए है, ठीक है, इसने 1 लाख रुपए लगाया है और पता है कितना कमाता है? 1 लाख रुपए लगाया है और 20,000 रुपए कमाता है। 1 लाख रुपए लगाया और 20,000 रुपए कमाता है। दूसरी कंपनी है बी, इसने अपने धंधे में 1,80,000 रुपए लगाया है, फिर भी 20,000 रुपए कमाता है। तो बेसिकली यही हम कहते हैं कि ए की गुडविल कितनी है? 80,000 रुपए। इसके पास एसेट 1 ही लाख रुपए की, लेकिन 80,000 रुपए की गुडविल है, तभी तो उस धंधे मार्केट में जितना कमाया जाता है उतना ही कमा रहा है। ये 20,000 रुपया कमा ले रहा है 1 लाख रुपए पे, लेकिन 80,000 रुपए की गुडविल है इसके अंदर। तभी तो बगल वाली दुकान देखिए 1,80,000 लगा के बैठा है, तब जाके 20,000 कमा पा रहा है। इसकी गुडविल है इतनी, इसके बाद ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, व्हाटएवर, तो द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹80,000। तो जब भी आप किसी कंपनी के ना नेट एसेट से ज्यादा पैसा देते हो, देन इट इज कॉल्ड कि यू आर पेइंग फॉर द गुडविल ऑफ दैट कंपनी। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू से कि प्लस हम लोग ने गुडविल के लिए पे किया है। हमने नेट एसेट के लिए पे किया 44,000, गुडविल के लिए पे किया 11,000, मिला के हमने 55,000 रुपए पे किया। दिस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं? राइट तो अब हम वापस से आ जाएं यहां पे, तो आप कहेंगे कि सर जो आप अकाउंटिंग बता रहे थे उसमें से हमें क्या क्या क्लियर हो गया, एक बार बताइए। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, आपने देखा, ठीक है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। डेफिसिट और सरप्लस को नेट एसेट से जितना भी होता है सरप्लस डेफिसिट को, उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व की तरह रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब सी और डी वाली पॉइंट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसको अगर हमने कर लिया तो AS 23 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये आज नहीं करेंगे। तो फंडामेंटल्स बेसिक्स आपने AS 23 का आज सीख लिया, जो थोड़ा सा एडवांस पोर्शन है वो अगली क्लास में सीखेंगे, एंड AS 23 विल बी ओवर। विल स्टॉप हियर।